आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि देखिए वो वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तभी ये वीडियो समझ में ज़्यादा बेटर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग उनसे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। देखिए वो प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन दे रखा था उनमें से हम लोग कुछ ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उनको अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक हमारा क्लियर रहेगा, बेसिक फंडामेंटल जो हमारे क्लियर रहेंगे ना, क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 में एक प्रमेय दे रखा था। प्रमेय क्या है कि प्रमेय 1.3 है यह हमारा। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, कोई p एक अभाज्य संख्या, पहले इतना मानिए आप लोग, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, कह रहा है यदि p है जो एक जो अभाज्य संख्या है, कोई और एक संख्या है a स्क्वायर, उसको विभाजित कर यानी काट रहा है, तो कह रहा है तो a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नहीं काट रही है, वो संख्या जो हमारी p एक अभाज्य संख्या है जो है वो क्या कर रही है, a को भी विभाजित करेगी। जहां एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए क्या है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होगा 2 3 4 नहीं होगा आपका 5 7 9, ये क्या है अभाज्य संख्या है। 9 भी नहीं होगा 11। कहने का मतलब अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही संख्या से भाग देने पर कटे। कहने का मतलब है 2 जो है किसी और संख्या से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है वो। और दूसरा कंडीशन दे रखा है, यदि ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, हम कोई संख्या मान ले रहे हैं ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम लोग मान ले रहे हैं बटे, तो ए को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब 100 अभाज्य संख्याओं में से देखिए 4 का स्क्वायर कौन सी संख्या विभाजित करेगी, 4 का स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 100 अभाज्य संख्या इसमें से जो कोई भी हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 लिया, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 4 बटे 2 कर दे हम लोग तो 2 बार में ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब यह है मेरा कि कह रहा है कि ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर का जो हमने गुणा किया, तो देखिए 4 का हमने गुणा किया 16 आ गया, 16 को हमने 2 से काटा तो 8 बार में कट गया। कहने का मतलब है सिंपली तो 4 को भी वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, नहीं 4 को भी काट रहा है। तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन, 2 ही टाइप के क्वेश्चन को आने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने के हाईली चांसेस होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें क्या है ना, हर सेट में कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने के हाईली चांसेस होते हैं। किसी किसी सेट में मिस कर देता है, नहीं तो हर सेट में पूछ लेता है। यह क्वेश्चन जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर कड़ी में 5 दे रखा है, कुछ भी यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 भी, कड़ी में 2 भी पूछ सकता है आपसे, कड़ी में 3 भी पूछ सकता है आपसे, कड़ी में 7 भी पूछ सकता है आपसे, कड़ी में 11 भी पूछ सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कड़ी के अंदर आएगी वो विभाज्य संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, कड़ी के अंदर नहीं, 9 तो कभी आएगा ही नहीं, 8 6 ये सब संख्याएं नहीं होंगी, आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। 3 देखिए 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 11 और भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वही आपको यहाँ पर कड़ी के अंदर मिल सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछने के एग्जाम में हाईली चांसेस होता है, और ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो या तो 2 नंबर में पूछे, या फिर हमारे जो एग्जाम में पूछता है या 4 नंबर में पूछता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए ना है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ इसके कहने का मुताबिक यह है ना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके बताना है कि नोट डाउन करके कैसे ये अपरिमेय संख्या हो रही है, बस इतना बताना। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मानते हैं क्या कि यह जो है परिमेय संख्या है। विरोधाभास का उपयोग करते हैं, कहने का मतलब इसके ठीक उल्टा मान लेते हैं कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, देखिए जब यह परिमेय संख्या है तो आपको भी पता है परिमेय संख्या होती क्या है, P/Q।
जब यह परिमेय संख्या है तो पी बट्टे क्यू के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। अब सिंपल सी चीज है, सिंपल से थोड़ा सा सोचेंगे तो बराबर होगा ऑफ कोर्स। तो मानेंगे क्या, माना पी बट्टे क्यू बराबर है कड़ी में 5 के, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, कड़ी में 5 बराबर पी बट्टे क्यू। अब कंडीशन क्या होते हैं पी बट्टे क्यू का, पी व क्यू जो है सअभाज्य संख्याएं हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सअभाज्य संख्याएं समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 1/2, 2/4 और 4/8। ये बताइए सारी संख्या जो है परिमेय संख्या है आपका, लेकिन 1/2 इसको काट दें तो ये भी तो यही आ जाएगा, इसको काट दें तो ये भी यही आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पी और क्यू वह संख्याएं होंगी जो एक दूसरे में कॉमन ना हो। कहने का मतलब 5/6 क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, साथ में परिमेय संख्याएं भी हैं, इतना ध्यान रखिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो बट्टे में ही हो, वो क्या है 5 और 6 आपका 5 और 17 भी हो सकता है। क्या सअभाज्य संख्याएं, इन दोनों में देखेंगे तो एक के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। सअभाज्य संख्याओं का मतलब यही होता है कि इन दोनों में एक के अलावा किसी और संख्या का कॉमन ना होने की भाग ना चली जाए दोनों में। तो ये चीजें आप लोग को आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें क्या करने वाले हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस में गुणा होता है। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में 5 क्या होगा कि कड़ी में 5 क्यू बराबर पी, यहां से क्यू की वैल्यू निकाल देंगे तो क्यू बराबर पी बाई कड़ी में 5। अब क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करने पर वर्ग करेंगे अगर तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। और कड़ी में 5 का, जब कड़ी में 5 का गुणा होता है, देखिए कड़ी में 5 का हम स्क्वायर करेंगे अगर तो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 ही आ जाता है, कड़ी हो जाती है समाप्त आपका, यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह हमारा जो है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, यह समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि Q, चूंकि हम मानेंगे क्या, चूंकि Q एक क्या है, पूर्णांक है। अब बात आती है पूर्णांक क्या होती है सर, भैया ये पूर्णांक क्या होता है, आप ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो पूर्णांक, देखिए पूर्णांक के बारे में हमने जब ये प्रश्नावली स्टार्ट किया, यानी कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम बताया था। पूर्णांक संख्याएं मतलब क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4, यह सब संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी इसमें 0 भी हो सकता है। यह संख्या पूर्णांक होती है, यह चीजें हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो देखिए Q एक पूर्णांक है। जब Q एक पूर्णांक है तो इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर भी लिख देते हैं यहाँ पर, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। जब Q स्क्वायर पूर्णांक है, देखिए बराबर के पहले वाला इधर वाला अगर आप बताइए, जब पूर्णांक हो गया तो ये भी तो पूर्णांक होगा, पी स्क्वायर बाई 5 भी तो पूर्णांक होगा। अतः पी स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। अब ये भी पूर्णांक होगा, कहने का मतलब ये है मेरा, देखिए पी स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक है जब, तो पी स्क्वायर जो है 5 से, इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह डाउट्स होगा कि विभाजित कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, p बटे 5 है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। इतना ध्यान रखिए कि p बटे q के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जब यह कटेगा नहीं, इससे 5 से यह कटेगा नहीं पूरी तरीके से, 5 से नीचे का कटेगा नहीं, तो कैसे एक पूर्णांक हुआ। पूर्णांक जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6, यह सारी संख्याएं होती है, नॉर्मल संख्याएं होती है। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, नॉर्मल संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परिमेय संख्या के रूप में है पी स्क्वायर बाई 5,
लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रूव किया कि क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, उसके थ्रू पी स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक है तो 5 से विभाजित तो होगा ही होगा, सिंपल सी चीज है। जब ये 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं क्या, 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या करें, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से तो विभाजित होगा, सिंपल चीज है। जब पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी पी बटे 5 बराबर K1 मान लेंगे। K1 एक पूर्णांक है, जहां पर K1 एक पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, P बराबर कर देंगे क्या, 5K1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। P बराबर 5K1। P की जो ये वैल्यू है यहां पर हम लोग रख देंगे, तो P का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर पी स्क्वायर बटे 5, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहां से नोट करता हूं फिर से, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 5 हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के स्थान पर हमने रख दिया 5, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 K1 स्क्वायर डायरेक्ट मैंने कर दिया बटे 5। हम देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर बराबर कर देना है। जब इससे इसको काटेंगे तो 5 K1 स्क्वायर आ जाएगा। अब K1 स्क्वायर की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सिंपली K1 स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे, K1 स्क्वायर की देखिएगा आप लोग, यह नीचे चला आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 5। देखिए मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 5, यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आपका क्या हो जा रहा है भैया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए K1 स्क्वायर, यहाँ पर चूंकि K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है। अब बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा होगा, भैया ये पूर्णांक क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने जो माना था K1 एक पूर्णांक, K1 पूर्णांक है, K1 स्क्वायर यहाँ पर हमने कर दिया पूर्णांक। तो K1 पूर्णांक जब है तो देखिए पूर्णांक संख्या जो कोई भी होती है, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या है, सब पूर्णांक संख्याएं हैं, इनफाइनाइट तक डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम 2 का गुणा 2 बार कर दें तो 4 भी तो एक पूर्णांक है, यानी कि 2 स्क्वायर बराबर, अगर 4 हम लोग निकालें तो 2 पूर्णांक है, यानी कि 4 भी पूर्णांक है, इसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब अगर 2 पूर्णांक तो इसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है। जब इधर वाला ये पूर्णांक है पूरा टर्म, तो इधर वाला ये भी तो पूर्णांक होगा, यानी कि स्क्वायर बाई 5 भी तो एक पूर्णांक होगा। तो इसलिए क्यू स्क्वायर बाई बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। जब यह एक पूर्णांक होगा, सिंपली आप लोग देखिए स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। जब क्यू स्क्वायर बटे 5 जब भी पूर्णांक है, ये बताइए जब ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, ये नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटे क्यू होता है। यानी पी बटे क्यू का आने का मतलब होता है 1/2 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4/2 कर दे तो कोई परिमेय संख्या मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह कट जाएगा सिंपली 2 से 2 बार में, तो 2 आ जाएगा आपका, यानी कि यह परिमेय संख्या है ही नहीं है, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यह जो संख्या है पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। जब तो 5 से क्या है, क्यू विभाजित होगा, नहीं कटेगा। कहने का सिंपल सा ट्रिक ये है, एक अभाज्य संख्या है, इससे यह कटने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक होगा। अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब क्यू 5 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ रखा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है
विभाजित हो रही है, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है तो वह धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या होगी वो भी विभाजित होगी। कहने का मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, हमने ऑलरेडी बता रखा है प्रमेय के थ्रू। अब देखिए क्यू भी जो 5 से विभाजित होगा तो क्यू बटे 5 बराबर हम K2 कर देंगे। अब K2 जो है एक K2 जो होगा क्या होगा, पूर्णांक है ये भी क्या है आपका पूर्णांक है। जब K2 पूर्णांक है तो यहाँ से देखिए Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर आ गया 5K2। आज जब यह होगा हमारा समीकरण नंबर आपका 4, हमने कर दिया समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए Q बराबर आ रहा है 5K2 और समीकरण नंबर 2 को देखिए P बराबर है 5K1। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है जो ये 5 है दोनों का एक गुणनखंड है, यानी कि दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब यही है क्यू P बराबर 5K1 आ रहा है, Q बराबर 5K2 आ रहा है, दोनों का एक एक गुणनखंड है। हमने यह मान रखा था कि P और Q जो है सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याओं का मतलब यही होता है कि उन दोनों में कोई संख्या कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 दोनों में आ रहा है, यानी कि 5 दोनों का एक गुणनखंड है। जो कथन माना था वो पूरी तरीके से गलत है कि यह हमने माना था कि परिमेय संख्या है, यह माना था कि यह परिमेय संख्या है, एक्चुअल में ऐसा है ये नहीं है। हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए P व Q जो है 5 से का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, लेकिन दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है क्या कि दोनों में 5 क्या कॉमन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका। तो लेकिन P व Q क्या सअभाज्य है। P व Q क्या है कि सअभाज्य है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। जब विरोधाभास है अतः हम कह सकते हैं अतः हमारा कथन गलत है, अतः हमारा कथन गलत है। तब कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को करना है। आई होप हम लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है, हमने सिंपली सबसे पहले क्या किया कि मान लिया कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, वहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं और हमारा कुछ ऐसे कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया हो। क्वेश्चन में हमेशा का तो कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट पे जरूर बताइए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन वो भी है लेकिन ईजी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही कुछ इसको भी सिद्ध करना है, लेकिन उससे आसान है, छोटा भी है, तो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है कि अब मैं यहाँ पर फिर से वही चीजें करने वाला हूँ कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है। देखिए यह अपरिमेय संख्या है, यह इन्होंने प्रूव कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करके सिद्ध करके दिखाना है आपको, बस इतना करना है। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे क्या, माना 3 + कड़ी में 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो हमने वहां पर बता रखा था कि क्या होगा, यह P/Q के बराबर हो जाएगा। यानी कि माना क्या होगा 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q, और P व Q क्या होंगे, P व Q सअभाज्य। यह सारी चीजें तो आप लोग को समझ में आई हो, अभी तो आ रही होंगी। सअभाज्य संख्या है
अब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के। यह चीजें आप लोग को समझ में आ रही है। देखिए क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू जीरो का होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी संख्या से जब जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जीरो नहीं आता है कभी, इतना ध्यान रखिए। वो क्या आता है आपको, इनफाइनाइट आता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से जो कड़ी में 5 है इसको एक तरफ करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कहने का मेरा यह है कि 3 + 2 कड़ी में 5 की जगह कड़ी में 7 दे सकता है, मतलब 5 + 6 मान लीजिए यहाँ पर आ गया 4 कड़ी में 11, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एज इट इज सेम ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन को, इतना ध्यान रखिए आप लोग। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 को इधर लेकर आएंगे, यानी कि 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 है। 2 कड़ी में 5 बराबर Q, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यानी कि P-1 करके करेंगे तो 3Q आ जाएगा, क्योंकि Q नीचे है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा P-3Q/2Q के। इसे मानेंगे समीकरण हम लोग, यहीं से प्रूफ हो जाने वाला समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर P-3Q/2Q आ रहा है, तो हमने पढ़ रखा है कि P व Q पूर्णांक होंगे। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या पूर्णांक ही होती है, बस वो P/Q के रूप में ना हो। तो P व Q अलग अलग आप देखो तो पूर्णांक होंगे। हमने यह पढ़ रखा है कि देखिए अगर पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यही सब संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। यानी अगर हम पूर्णांकों का गुणा करें तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करें तो 2 मिलेगा, यानी कि पूर्णांक का गुणा करने में पूर्णांक ही हमें मिल रहा है। जोड़ दें 1 + 2 कर दें, यानी कि 3 मिल जा रहा है हमें, यानी कि पूर्णांक को जोड़ने पर हमें पूर्णांक भी मिल रहा है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक है। और हम लोग घटा दें 2 में से -1 को तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन हम लोग 1/2 कर दें तो ये बताइए ये एक पूर्णांक, यानी कि भाग देने पर किसी भी संख्या में यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है। यानी कि जोड़ने घटाने या गुणा करने पर हमें पूर्णांकों का जोड़ने घटाने या गुणा करने में पूर्णांक मिलता है, लेकिन भाग देने में पूर्णांक नहीं मिलता है। तो यहाँ से P व Q एक पूर्णांक है। जब P व Q पूर्णांक हैं तो P-3Q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा हो रहा है, बस 2 ही काम हो रहा है। तो ये भी तो एक पूर्णांक होगा। जब यह एक पूर्णांक है, लेकिन P-3Q/2Q तो पूर्णांक होगा, इतना आप लोग को पता है। एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अब बातें बहुत सारी मेरे भाई कहेंगे कि परिमेय संख्या सर क्यों हो जा रही, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि पूर्णांकों का गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर पूर्णांक मिलता है, लेकिन भाग देने पे नहीं। क्योंकि यहाँ पर देख हमने ऑलरेडी उदाहरण को समझ रखा है कि जब भाग देते तो परिमेय पूर्णांक नहीं परिमेय संख्या मिलता है। तो हम P-3Q/2Q से इसमें भाग दे रहे हैं ऊपर वाले में, तो एक परिमेय संख्या होगी। जब यह एक परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय संख्या है, लेकिन मेरे दोस्त क्या, लेकिन समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें, समीकरण नंबर 1 से देखें, कड़ी में 5 बराबर P-3Q/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। जब अपरिमेय संख्या यह है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों के इक्वल है। लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो पूर्व कथन था, पूर्व कथन कहने का मतलब यह जो वाला जो कथन था ये गलत हो रहा है, रॉन्ग हो गया। हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास जो कि हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास
विरोधाभास, विरोधाभास है। पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास। कहने का मतलब यह है हमारा कि कड़ी में 5 इक्वल टू p माइनस 3/2 की अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हमने यहाँ पर परिमेय संख्या बताया, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपरिमेय संख्या हो रहा है, यानी कि पूर्व कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन गलत है, यानी कि गलत क्या है कि हमने यह जो परिमेय संख्या माना था ये गलत है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5, 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए इसको करना कैसे है, अब मैंने यहाँ पर देखिए, अगर जिनको भी नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके खुद फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आने वाला है। थोड़ा सा टफ है, क्योंकि देखिए ये सारी जो चीजें होती है लिखने वाली काम जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को आसानी से समझ में आता नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको ध्यान में रखिएगा। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन के टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी को, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो हमारा जो प्रश्नावली है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि दोस्त ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।